हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का देवमई क्लासेस में स्वागत अभिनंदन है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। अगर आपने देवमई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो कर लीजिएगा। आने वाले समय पर आने वाले आपके क्वेश्चन, आने वाले पेपर आपको डायरेक्ट यहाँ से जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपका अर्थव्यवस्था हो, चाहे राज्य व्यवस्था हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपके जीके जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित आप केवल इत्मीनान से 10-20 क्लासें लेकर देख लीजिएगा। ठीक है, लगातार ये क्लास आपको शाम 4 बजे मिलती है। तो आप सभी लोग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, वो चाहे आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस 2026 के लिए आरओ की वैकेंसी आने जा रही, चाहे उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने जा रही आरओ की, चाहे उसके लिए आप पढ़ रहे हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो उसके लिए, आरआरबी का एग्जाम हो उसके लिए, बैंक का एग्जाम अगर जीके जीएस आती है उसके लिए, और आप यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे कोई भी एग्जाम, अभी हाल फिलहाल लेखपाल का एग्जाम है तो चाहे आप लेखपाल का एग्जाम, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसकी भी डेट आ चुकी है। यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका भी अगले मंथ पेपर है। यूपी होमगार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका भी अगले से अगले मंथ, मतलब अप्रैल में, इसका जून में, इसका मार्च में पेपर है। इतनी परीक्षाओं को तो टारगेट करके आपको ये क्लास ले लेनी चाहिए। आज की इस क्लास में आपको टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 20 से अधिक है लेकिन मैंने जैसे बताया टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी ना कभी, अगर अच्छी तैयारी की है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आज की इस क्लास में आप अपना देखिएगा कि आप कितने पानी में, अपना प्रोग्रेस कितना है कितना नहीं है। रिवीजन के तौर पर भी इस क्लास को ले सकते हैं, रिवीजन के तौर पर भी इस क्लास को देख सकते हैं। अगर आपका यूपी पीसीएस का मेंस का एग्जाम है तो उसके लिए भी आप इन क्लासों को देख सकते हैं। रियलिटी ये है कि आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। अगर आप पूरी क्लास बैठकर देखते हैं ईमानदारी के साथ, आप चाहे 30 लोग देखें, 10 लोग देखें, 20 लोग देखें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप पूरी क्लास ईमानदारी के साथ देखते हो ना तो आपको यहाँ से बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर एकदम डिट्टो आपको प्रश्नों पर बात की जा रही है, कोई इधर उधर गुमराह नहीं किया जा रहा। आइए आज की इस प्रश्न श्रृंखला को शुरू करते हैं। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहा गया, विक्रम और शक संवत के प्रारंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? बताएंगे 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या फिर 248 वर्ष। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो क्या बोलोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 135 वर्षों का अंतर होता है। कैसे होता है 135? तो आप देखेंगे 57 विक्रम और प्लस 78 ये, ठीक है, 8 5 8 और 7 8 15 5 और इधर 6 6 12 एक 13, 135 वर्ष का। कितना? 135 वर्ष का आरंभ में पूछा गया है। विक्रम संवत आपके 57 ईसा पूर्व शुरू होता है और शक संवत आपके 78 ईस्वी से शुरू माना जाता है, ठीक है ना, 78 ईस्वी से। आप कैसे करेंगे? तो 78 माइनस 57 करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है? 135 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा कौन सा? 600, 500 या 600, 330 या 407? कौन सा वर्ष होगा बताओगे? वैसे तो आप देखेंगे कैसे निकालना है, तो आप कहेंगे 600 465 में 465 प्लस कितना करोगे? 135 करोगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 9 1 10 5 1 6 600। कितना आएगा? 600, ठीक है। 600 कितना सही होगा? तो आप कहेंगे 600 सही होगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर इसे 58 लिख दिया जाता है 57 के जगह, तो 101 हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन में हमारे 600 ही है, 101 है ही नहीं, ठीक है, 601 है ही नहीं है। आगे आते हैं,
राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके या शक संवत क्या होगा? 2063 लिखा हुआ है, तो इसका शक संवत क्या होगा, ये पूछा गया है, बताएंगे। 1908 साके में शक संवत, ठीक है। 1918, 1928, 1938। अब बताओगे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 1928 साके या शक संवत होगा, ठीक है। 1928 या शक संवत होगा। आगे आते हैं। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? कहा गया किसी संस्कृत के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, या बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, या दुधारू पशुओं के सांख्यिकी संपत्ति। तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। सही है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कहा गया है कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास हुआ। का हेरोडोटस ने, या हीगल ने, B.A. स्मिथ ने, या विल्डर लिम्बी ने? किसने? तो आप कहेंगे विलार्ड। वैसे तो इनका नाम विलार्ड लिम्बी है। क्या है? लिम्बी। विलार्ड लिम्बी ने, ठीक है ना, विलार्ड लिम्बी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से पकड़ कर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 या फिर और कौन सा? बताएंगे सही आंसर क्या होगा? कार्बन 14। क्या बोलोगे? कार्बन 14, या इसी को डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखोगे। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। किसकी किसकी आयु? जीवाश्म, चट्टाने, पौधे, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए? तो आप कहेंगे जीवाश्म के लिए। किसके लिए? जीवाश्म के लिए, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग मुख्य रूप से प्राचीन कार्बनिक पदार्थों जैसे पेड़ पौधे, जीवाश्म, लकड़ी, हड्डियां और अन्य जीवों के अवशेषों की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। बताओगे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? मानव ने लेखन प्रणाली विकसित की और लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हुए तब से। तो मानव ने लिखना सीखा तब से। क्या किया? तो आप कहोगे मानव ने लिखना सीखा तब से, ठीक है। आगे आते हैं। अगले प्रश्न जो आपका होगा ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई संभल कर रही हो, है ना। जितना आप संभल कर उत्तर देंगे उतना आपको लाभ होगा। दिखाएं प्रश्न, चलिएगा। आप सच में कहेंगे ऐसे प्रश्न की तो मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने 1922 में उद्गार किया? तो महात्मा गांधी। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमएन राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक निर्वाचन संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एमएन राय, महात्मा गांधी। प्लीज आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर
सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज, है ना। सभी लोग प्लीज करते चले, है ना। आप लोग आगे बढ़ाओगे तो ही आगे बढ़ेगा। भारत की संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने? एम.एन. राय जी ने किया था। कब किया था? 1934 में। कब किया था? तो आप कहेंगे 1934 में। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, समझिएगा। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय जी। संविधान सभा ने मूर्त रूप या प्रारूप, आकार, स्वरूप, आकार या रूप प्रदान किया किसने? तो आप क्या बोलोगे? आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगर विचारक के जनक तो एम.एन. राय जी ने, ठीक है ना। लेकिन मूर्त रूप देने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं पता है? न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, आपके लिए न्यू क्वेश्चन है। कहीं पर भी देख लो, आपको नहीं पढ़ाया गया यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर आप खोजोगे ऐसे प्रश्न, बहुत रेयर केस में मिलते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती पूरे यूट्यूब पर, लेकिन बहुत रेयर केस में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 में। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कब? 1928, 1931, 1936 या 1942? बताएंगे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा आपका? बोलो, सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 1935 के कुछ अनुसार, और बाद में इसे 1936 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 कुछ स्रोतों के अनुसार 1934 के अंत में या 1936 में, लेकिन मुख्य रूप से। कब? 1936 में मुख्य रूप से। तो 1935 तो है भी नहीं, तो 1936 में मुख्य रूप से। मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, पकड़ना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के अधिकार आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। किसने? मताधिकार, वयस्क मताधिकार। आप देखें पहले 21 वर्ष आपकी मताधिकार की आयु थी, लेकिन अभी वर्तमान में 18 वर्ष कर दी गई। कब? 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1988 में आता है, लेकिन ये लागू कब से होता है? 1989 से, ठीक है ना। तो किसने? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वयस्क मताधिकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेहरू जी ने स्पष्ट किया कि संविधान सभा के सदस्य बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा, जो आपके युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेबल योजना या माउंटबेटन योजना? तो कौन सी? 1942 में कौन सी योजना? आप कहेंगे क्रिप्स योजना, ठीक है। क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो आपके युद्धोपरांत या युद्ध के बाद भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण करेगी। किसके? नए संविधान का निर्माण करेगी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर्वप्रथम मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, उनके द्वारा तैयार स्वराज विधेयक में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बाद में औपचारिक रूप या आधुनिक संदर्भ में पूछा जाए तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय ने यह विचार रखा। कांग्रेस की मांग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में आधिकारिक तौर पर यह मांग उठाई थी।
1936 में मुख्य रूप से, लेकिन 1895 में मुख्य रूप से कौन, तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। क्या बोलोगे? तो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान, या आप कह सकते हैं प्लान थी। संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार 1946 के कैबिनेट मिशन योजना थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन योजना? तो क्या बोलोगे? कैबिनेट मिशन योजना। कब? 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक आप कहेंगे 11 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 22 जनवरी 1947 को ये पारित होते हैं, और यही हमारी बाद में क्या बनती, उद्देशिका या प्रस्तावना बनती है, ठीक है। तो कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1946 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? 1936 कानपुर, फैजपुर, मुंबई या लाहौर? बताएंगे। तो लाहौर अधिवेशन में या फैजपुर अधिवेशन में? 1936 में कहां पर? फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन के लिए रखा गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है ना। आ जाओ भाई, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना का भाई 1946 में, ठीक है ना। इसके अनुसार कितने? 389 सदस्य। कितने? 389 सदस्य, ठीक है। जिनमें से 292 सदस्य कहां से? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांतों से। इंपॉर्टेंट है। चार चार आपके मुख्य आयुक्त प्रांतों से, आयुक्त प्रांतों, और आपके 93 देशी रियासतों से। कहा? देशी रियासतों से के प्रतिनिधित्व थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? क्या बोलोगे? गैलीलियो, कापरनिकस, जे.एल. बेयर्ड या केपलर ने? तो आप कहेंगे कापरनिकस ने। किसने किया था? तो आप बोलोगे कापरनिकस ने, ठीक है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे कापरनिकस ने, ठीक है। आगे आते हैं। आपको अपने अपने प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप पकड़ के रखना सेशन को, ठीक है ना, कहीं छूट ना पाए। अगर छूट गया तो बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं शेयर कर दीजिएगा, एक बार नहीं कई बार देख लीजिएगा, लाइक एक बार कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। उससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप बढ़िया से क्वेश्चन पकड़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा? तो आप कहेंगे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सूर्य के चारों ओर, ठीक है। क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं अगर पूछ लिया जाए तो? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। तो ये सूरज, चाचू, फिर आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। आप देखेंगे कि मंगल और बृहस्पति ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आप कहेंगे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इनको याद रखना है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं?
ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा? तो आप बताएंगे, आप क्या कहेंगे? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले, किसी ग्रह के, बताएंगे, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, सही है क्या? चलिएगा, मंगल के 2 उपग्रहों के नाम बता दो, कमेंट करें। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के। किसके हैं? शनि ग्रह के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसके हैं? शनि ग्रह के। आगे आगे आते हैं, चलिए आगे आते हैं। कहा गया है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आप कहेंगे केपलर ने। किसने किया? केपलर ने। अच्छा क्वेश्चन है, पकड़ लो भाई। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? कौन बताएगा? बताएं, क्या बोलोगे? 8 है, सीधी सी बात है। कितनी है? 8 है, ठीक है ना। तो कौन कौन से है? बुध, शुक्र, ये क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, बृहस्पति, शनि, हाँ, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। ये 8 ग्रह हैं, इसी क्रम में है। सूर्य के मतलब सूर्य से दूरी के क्रम में, इसी क्रम में है, ठीक है ना। दूरी के क्रम में पूछे जाए तो यही सबसे गर्म ग्रह एवं चमकीला ग्रह ये है, शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी जीवन वाला एकमात्र ग्रह माना जाता है। कौन सा? जीवन वाला ग्रह माना जाता है, ठीक है ना। मंगल, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है, कमेंट करोगे। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि वलय वाला ग्रह माना जाता है, वलय वाला ग्रह वर्तमान समय में, और उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण। वरुण ठंडी गैसों का विशाल ग्रह है ना। और अरुण, वरुण को क्या कहेंगे? सूर्य से सबसे दूरी पर, यहां सूर्य है, यहां पर वरुण है। और सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे छोटा, और सूर्य के सबसे करीब बुध है। कौन है? बुध है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ये है सूरज चाचू। क्या है? सूरज चाचू। तो आप कहेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए ही सही। बुध पृथ्वी नहीं होगा, बुध मंगल नहीं होगा, बुध मंगल नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे? ये हम क्रम में बता देते हैं, वो भी जान लीजिएगा। ये सूरज चाचू, ये है बुध। बुध के बाद क्या आएंगे? शुक्र। शुक्र के बाद क्या आती हैं? तो पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या आएंगे? तो मंगल। मंगल के बाद क्या आएंगे? तो आप कहेंगे बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह। उसके बाद शनि ग्रह, फिर क्या आएगा? तो अरुण ग्रह, और फिर आएगा वरुण ग्रह, ठीक है। वरुण ग्रह, इतना याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बताएंगे। पृथ्वी से किसकी बात कही? पृथ्वी। अच्छा, अब देखो, पृथ्वी के बाद देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, क्या होती है? पृथ्वी। पृथ्वी, फिर आपके मंगल, बृहस्पति। अब यहां पर देखोगे पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति हो सकता है क्या? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ठीक है। आ जाओ भाई, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ओके, आपको इधर इधर भी दिया गया, इधर भी दिया गया। मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति नहीं होगा। देखो, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखो, ये है पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। इधर क्या है? तो आप कहेंगे शुक्र। इधर क्या है? तो आप कहेंगे मंगल। और इधर इसके बाद क्या होगा? इधर बुध। और इधर क्या होगा? बृहस्पति। याद है क्या? ऐसे ऐसे गया, ऐसे। तो बुध, शुक्र, और इधर मंगल, बृहस्पति। क्या? मंगल, बृहस्पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम लिखें।
अवरोही क्रम, तो क्या होगा? अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम, जल्दी से। तो सबसे बड़ा पहले, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या होता है? शनि, शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध। पहला ही ऑप्शन सही निकल गया, क्या बात है, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिखना है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 फिर सबसे छोटा। क्या? सबसे छोटा। समझ गए? समझ पाए कि नहीं समझ पाए यहां तक की बात? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका? कौन नहीं है? तो क्या बोलोगे? क्षुद्र ग्रह है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। कौन सा नहीं हो? ग्रह भी होंगे, धूमकेतु भी होंगे, लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं। निहारिका या अंतरिक्ष में धूल और गैसों या मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल बादल। किसका? मुख्य रूप से किसका है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हीलियम, ठीक है, हीलियम का एक विशाल बादल है। ओके है? आगे, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? मुश्ताक अली, कहा गया असदुल्ला खां, सैफुद्दौला खां या यूसुफ खां? तो मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान था। क्या? मिर्जा असदुल्ला बेग खान था। आप इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए? तो मिर्जा गालिब वास्तविक नाम मिर्जा अब्दुल्ला या आपके असदुल्ला बेग खान था, ठीक है ना। इन्हें मिर्जा नौशा, मिर्जा नौशा के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम इनका असद गालिब था, असद और गालिब दोनों नामों से जाना जाता था, असद या गालिब के नाम से, ठीक है। असद या गालिब के नाम से इन्हें जाना जाता था। सही है क्या? यहां तक आप लोगों ने पकड़ा है तो पकड़ पाए हो क्या भाई? बोले, यहां तक क्या आप लोगों ने पकड़ लिया है क्या? अरे पता भी दो ना, ऐसे क्यों शर्मा रहे हो? शर्माने की कोई बात थोड़ी ना है कि आप शर्माओगे तो कुछ हो जाएगा। चलिएगा, पकड़ना चाहिए था, पकड़ पाए हैं तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, और किससे कहा था? अमीर खुसरो, फिरोज तुगलक, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। तो दिल्ली अभी दूर है, कहा गया हनूज, हनूज दिल्ली दूर है, यह प्रसिद्ध वाक्य सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। यह तुगलक के लिए कहा था, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है दिल्ली आना, ठीक है ना। किसने कहा? तो निजामुद्दीन औलिया। किससे कहा? तो दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था आपके कौन? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के लिए ये बात कही गई थी। आगे आते हैं। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न को, यह पंक्ति किसने कही? मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति आपके कबीरदास जी की है। किसकी? कबीरदास जी की है। अगला, कहा गया कर्मण्यो वधिकारस्ते माँ का फलू से कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? बताएंगे किस धर्म की उक्ति है? श्रीमद् भागवत गीता की, या फिर आपके श्रीमद् भागवत गीता की? बताएंगे सही आंसर क्या होगा? किसने? रामायण की, रामचरितमानस की, या आपके जय वृद्ध वथ की है? तो आप कहेंगे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया। कहां पर? श्रीमद् भागवत गीता में ये बात कही गई है, चुन चुन के ये बात कही गई है। आगे आते हैं। क्वेश्चन आप सभी के बीच में अगला आता है, और आप लोग बहुत ध्यान से आंसर करिएगा तो पकड़ पाओगे, नहीं तो पकड़ कैसे पाओगे? आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। आप कहेंगे कबीरदास जी ने कहा था। किसने? संत कबीरदास जी ने कहा था, ठीक है, संत कबीरदास जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्र दास दत्त, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री। चलिए, तो क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? इंपॉर्टेंट है, किसके शिष्य थे? कहा गया रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास जी या रामानंद के? किसके थे? रामानंद के। स्वामी रामानंद कहां पर? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। शिक्षा, ज्ञान, भक्ति और निर्गुण उपासना के लिए। और ये स्वामी किसके? कबीरदास के प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत या आपके गुरु या इनके क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। इनके क्या थे? शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको खोजना है। रामदास, हरिदास, रामानंद, रामानुज। तो हरिदास जी थे। कौन थे? हरिदास। संगीत के सम्राट तानसेन के मुख्य गुरु आपके स्वामी हरिदास थे। वे वृंदावन के एक महान संत, गायक और संगीत शिक्षक थे, ठीक है। तानसेन मूल नाम इनका अगर पूछ लिया जाए, किसका? तानसेन जी का मूल नाम, तो आप क्या बोलोगे? राम तनु पांडे जी। कौन? पांडे जी। संगीत शैली इनकी कौन सी थी? ध्रुपद और संगीत शास्त्रीय संगीत थी, ठीक है। आ जाओ भाई, ये 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था? बताएंगे। अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी या पटना साहिब। तो कहां पर? तो आप कहेंगे अभी तो आपके कहा? पाकिस्तान। तब तो तलवंडी में पड़ता था। कहां पर? ननकाना साहिब में। आप क्या बोलोगे? ननकाना साहिब। इनका जन्म कब हुआ? बता चुके हैं पिछली क्लासों में। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। अरे भैया 69 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कहां पर है? नादेड़, तलवंडी, अमृतसर, पटना साहिब। तो क्या बोलोगे? पटना साहिब में। कहां पर है? पटना साहिब में। इनका जन्म कब हुआ था गुरु गोविंद जी का? तो आप कहेंगे 1666 ईस्वी में। कब? 1666 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम क्या था? तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था। क्या था? गोविंद राय था, ठीक है ना। गोविंद राय था। ये स्थान सिख धर्म के 5 पवित्रम तख्तों या 5 तख्त में से एक माने जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब और कहां पर हुआ था? मदीना में, मक्का में, बगदाद में, तेहरान में। तो आप कहेंगे मक्का में हुआ था। कब हुआ था? तो आप कहोगे 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में हुआ था, ठीक है। अरब के मक्का शहर में हुआ था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए ये किस कबीले से थे, तो कुरैश और आपके हाशिम वंश से। कौन से? हाशिम वंश से, ठीक है ना। इनका निधन 1632 ईस्वी मदीना में हुआ था। कहां पर? मदीना में। इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम धर्म के लोग मक्का मदीना जाते हैं 632 ईस्वी में, ठीक है, 632 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहां पर है? इनका जन्म कब हुआ है? किस पेड़ के नीचे हुआ? किस नदी के किनारे हुआ? बताएं। लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगिरी या कपिलवस्तु। तो कहां पर? तो आप कहेंगे लुम्बिनी। अभी वर्तमान में लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में। नेपाल भारत से कितने राज्यों से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती? नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से सीमा साझा करती? कमेंट करेंगे। इनका जन्म
कुछ कुछ स्रोतों के अनुसार बताया जाता है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, याद रखना। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन साल वृक्ष किसके, साल पेड़ के नीचे, ठीक है ना, साल पेड़ के नीचे हुआ था, याद रखना, किस पेड़ के, साल पेड़ के नीचे। इनकी नदी का तो नाम नहीं मिलता, लेकिन हाँ माया देवी तालाब के समीप हुआ था। कहां पर, माया देवी तालाब के समीप, तालाब के समीप। बहुत सी अच्छी चीजें आपको देंगे भाई, क्लास इसलिए बेहतरीन बना रहे हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, आदि शंकराचार्य जी क्यों जाने जाते हैं बताएं। काशी, कलादी, काशीपुरम, मदुरै। आदि शंकराचार्य का जन्म आपके 8वीं सदी लगभग चल रही थी, कहा गया आपके कलादी में हुआ था। कहां पर, इसी को कलादी भी कहा जाता है, कलादी, ठीक है ना। केरल के एर्नाकुलम जिले के, कहां का है ये, तो केरल में है। केरल के एर्नाकुलम जिले के पास पेरियार नदी के तट पर, पेरियार नदी के तट पर, नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके अद्वैत वेदांत दर्शन, इन्होंने अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका, अद्वैत, अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन किया। ये भी पूछा जाता है, इनको हल्के में मत लेना, जो लिख और बता रहे हैं, ठीक है ना, लिख और बता रहे। 4 मठों की स्थापना किया था शंकराचार्य ने, 4 मठों की स्थापना, 4 मठों की स्थापना, स्थापना कहां पर किया था, तो आप कहेंगे आपके उत्तर में, उत्तर 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 दक्षिण पूर्व पश्चिम में किया था। तो उत्तर में कहां पर, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, जिसे ज्योतिर्मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप कहेंगे ज्योतिर्मठ कहा जाता है। फिर दक्षिण में श्रृंगेरी, श्रृंगेरी में, कहां पर, श्रृंगेरी में। और यहां पर श्रृंगेरी शारदा पीठ, किस नाम से, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी शारदा पीठ, शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है। पूरब में गोवर्धन मठ या पुरी में, कहां पर, पुरी में, ऐसे जान लो, पुरी में। और पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, द्वारका में, कहां पर, द्वारका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। तो पावापुरी आपका संबंधित नहीं है, या मैसूर आमतौर पर दिए गए आधार पर गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं। पावापुरी भगवान महावीर से संबंधित है, किससे, महावीर जी से, महावीर जी से संबंधित है। ये आपके गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं। पावापुरी या बिहार के नालंदा जिले में स्थित और भगवान महावीर का निर्माण स्थल है, ठीक है, किसका, महावीर जी का। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, कब दिया था, कितने लोगों को दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था, ये तो आप पकड़ ही ले जाओगे, ठीक है। सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति के बाद 528 ईसा पूर्व में इसको दिया था। कब, 528 ईसा। कितने लोग, 5 पुराने शिष्य थे, कितने, 5 पुराने शिष्यों को दिया था अपने, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता। 5 ब्राह्मण इनके शिष्य थे। प्रथम उद्देश्य को धर्मचक्र प्रवर्तन सुत कहा जाता है, जिसमें 4 आर्य सत्य बताए गए थे, 4 आर्य सत्य बताए गए थे, ठीक है ना, 4 आर्य सत्य बताए गए थे, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था और कब हुआ था, बेरूत में, कहा गया आपके बेथलहेम में, या आपके बेबीलोन में, या वैशाली में। ईसा मसीह, तो आप कहेंगे बेथल है कि नहीं, यहाँ पर बेथलहेम में। कब, बेथलहेम में हुआ था, 4 से लेकर 6 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व आपके फिलिस्तीन के, कहा गया बेथलहेम शहर में हुआ था। आज से पहले किसने बताया, बताओ भाई, आज से पहले ईसा मसीह का जन्म किसने बताया, सच सच बताना, ठीक है ना। इनके माता पिता, माता मरियम और पिता इनके जोसेफ थे, ठीक है। इनकी परंपरा के अनुसार 25 दिसंबर, जिसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, इनका जन्म, ठीक है, जन्म दिवस मनाया जाता है, किसका, ईसा मसीह का, ठीक है, ईसा मसीह का। आगे बढ़ते हैं।
मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है और कहां पर है? कबीर, बुद्ध, पाटलिपुत्र या वैशाली? तो संत कबीर जी से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश के मगहर उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है, मतलब संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहां पर? संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और ये कबीर दास जी से संबंधित भी है, ठीक है ना। यह कबीर के निर्माण स्थली या मृत्यु स्थान है जहां उनकी समाधि और मजार एक दूसरे के निकट मौजूद है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। संत कबीर नगर जिले में स्थित है, गोरखपुर बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग के पास इसे आप देखने को पा जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ है? कब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? बताएं भाई। कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? तो आप क्या बोलोगे? कुंडग्राम में हुआ था। कहां पर? कुंडग्राम। ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना, आपके जाम्बिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो याद रखना, आप कहेंगे आपके ऋजुपालिका नदी के तट पर आपके जाम्बिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य, किसका? कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कुंडग्राम ये कहां पर है? बिहार में। कहां पर है? बिहार में। ओके, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था और कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु? तो कहां पर? कुशीनगर में हुआ था। कहां पर? कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व को, ईसा पूर्व को, ठीक है। 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। आ जाओ भाई। महापरिनिर्वाण मंदिर बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये विशेषता है इसकी। क्या विशेषता है? साल वृक्ष के बीच अपना देह त्याग दिया था, ठीक है। वर्तमान कुशीनगर के साल वृक्ष के बीच अपना देह त्याग दिया था। आगे आते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? बताएं। इंपॉर्टेंट है क्या? आप कहोगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 60 आप, हाँ, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताओगे भाई। नाव के कुल भार के बराबर होगा। क्या? नाव के भार से कम नाव के भार के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे? नाव के भार के बराबर, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। पकड़ के रखो भाई, ठीक है ना, पकड़ लीजिएगा। ओके, तो ये भी सही है, ये ज्यादा सटीक सही है, ठीक है ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार झील में तैरती इस्पात या स्टील की नाव द्वारा विस्थापित या हटाए गए पानी का भार, वही बात ये कह रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि नाव के कुल भार के बराबर, नाव के कुल भार, या नाव के भार के बराबर, नाव के कुल भार के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन होगा? तो आप क्या बोलोगे? न्यूटन के गति का पहला नियम लागू होगा। क्या? पहला नियम, ठीक है। कालीन को छड़ी से पीटने पर धूल के कणों के अलग होने में न्यूटन के गति का पहला नियम लागू होता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसका नियम? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई। धूल के कण अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। छड़ी मारने से कालीन के रेशे गति करते हैं जबकि कण वहीं रह जाते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। तो बर्फ की सतह पर बहुत चिकनी होती और घर्षण बहुत कम होता है। जब अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा
अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? कहेंगे घर्षण कम होता है। सही है क्या? घर्षण कम होता है, सही है क्या? बोलो जल्दी जल्दी आप सभी लोग आंसर्स देंगे। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या होता है? घर्षण कम होता है, ठीक है ना, इसी वजह से। आगे, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, यहां पर युक्त लिख लीजिएगा। क्या बोलोगे? तो बर्फ पर घर्षण बहुत कम होता है। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो क्या बोलेंगे? सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, घर्षण की बात है। तो सड़क की कहा गया खुरदरी सतह अच्छी पकड़ पकड़ देती, जबकि बर्फ चिकनी होने के कारण घर्षण को कम करती है। क्या करती है? रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों? बताओ क्यों? लुढ़काना आसान क्यों होता है? कहा गया लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के कारण बल की तुलना में बहुत कम होता है। आप देखे होंगे जब कोई आपकी ढलाई वाली चीज है, ढलाई वाली चीज, तो आप वहां से चीजों को लुढ़का देते हैं तो सीधा आ जाती है नीचे। लेकिन अगर आप उसको उठा कर लाओगे तो नहीं है, क्योंकि ये कैसी बेलनाकार है, बेलनाकार तो चली आ रही। तो लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना इसलिए आसान होता है क्योंकि लोटिन आपके कहा गया लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। जब वस्तु लुढ़कती है तो सतह के साथ उसका संपर्क कम होता है जिससे घर्षण बल कम लगता है और उसे घुमाने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। लुढ़कती चली जाती है तो घर्षण बहुत कम हो जाता है इसलिए, और जब खींचेंगे तो घर्षण अधिक हो जाएगा। आगे, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार का भार पर निर्भर करता है। तो जहाज थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा? जहाज थोड़ा ऊपर उठेगा, ठीक है ना। जहाज थोड़ा क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठेगा। कहा गया जब एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज थोड़ा ऊपर उठता है। इसका प्रमुख कारण समुद्री पानी का घनत्व नदी के मीठे पानी की तुलना में अधिक होना, ठीक है। आगे बढ़ता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ऐसा क्यों? तो लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया के प्रति पानी की तुलना में कम होती है, ऐसा है क्या? बताएं। लोहे का भार पानी से अधिक होता है इसलिए। तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि पारे का घनत्व लोहे से अधिक है, तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। सही है क्या? सही है क्या? बोलो भाई, जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही बात है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है इसलिए तैरती रहती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित जिसके अनुसार हल्की वस्तु भारी या तरल पर तैरती है, ठीक है। तो पानी का घनत्व लोहे से कम कम होता है जिससे वह डूब जाती है, और यहाँ पर लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। बात वही कही गई घुमा करके ना, समझना आपको है, ठीक है। ये उल्टा मत समझना। पानी में डूबना मतलब पानी का घनत्व लोहे के घनत्व से बहुत कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? चलो पकड़ो, ये ह्रास कितना होगा? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। विस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर होता है। जब किसी ठोस पिंड को पानी में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आभास होती है ना, या भार में उस कमी उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर होती है। इसी को उत्प्लावन बल भी कहा जाता है। यह उत्प्लावन बल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों? तो क्या बोलोगे? बर्फ पानी में तैरती है लेकिन आपकी क्या होती है, एल्कोहल में डूब जाती है। तो पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, सही है क्या? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम लेकिन एल्कोहल से अधिक होता है। यही कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती है पर एल्कोहल में डूब जाती है। विज्ञान के अनुसार बर्फ का घनत्व लगभग इतना होता है, पानी का घनत्व इतना होता है, इसलिए डूब जाती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ठीक है, क्या बोलोगे? पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, सही है क्या? आप कहेंगे बर्फ पानी से हल्की होती तथा एल्कोहल से भारी होती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ए नहीं कहेंगे, सही होगा। ओके, आ जाओ भाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, जल। लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक यौगिक कौन है? वायु, पारा, ओजोन, जल। बताएंगे इनमें से एक यौगिक कौन सा है? इनमें से एक यौगिक कौन सा है? क्वेश्चन आपका अगला स्क्रीन पर चमक रहा है, तो आप कहोगे जल। जल क्या है? यह यौगिक है क्योंकि इसमें दो अलग अलग तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आ दो। ओजोन आपका यौगिक है नहीं, वायु यौगिक होगा नहीं, पारा आपकी धातु है। ठीक है, पारा आपकी क्या है? धातु है। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। जल एक यौगिक है क्योंकि वह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, सही है क्या? जल एक यौगिक है लेकिन क्यों है? तो आप कहेंगे इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? दो भिन्न तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8 रहता है, चाहे वह कहीं से भी प्राप्त किया जा सके, इसलिए यह एक यौगिक है। जल, जल क्या है? जल एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण है तत्व, यौगिक, मिश्रण या आपके अपर रूप क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तो आप कहोगे यौगिक है। विरंजक चूर्ण मुख्य रूप से एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है ना? कैल्शियम आपके ऑक्सीक्लोराइड है या एक अकार्बनिक यौगिक है जो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। आगे आते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या? तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण। दो या दो से अधिक अधिक कहा गया, अधिक शुद्ध पदार्थ या तत्व या यौगिक को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। क्या? जैसे हवा। क्या बोलोगे? हवा। समुद्री जल। कौन सा जल? समुद्री जल। ठीक है ना? मिश्र धातु जैसे पीतल। क्या है? पीतल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। कौन सा एक नहीं है? बहुत ही शानदार ये क्लास आपके लिए है, शानदार। तो आप सभी लोग इसको शानदार बनाने के लिए सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। यूपी पीसीएस या फिर आरओ या इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली, बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं कोई भी एग्जाम, या फिर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई जीके जीएस जबरदस्त है आपकी। अब आप समझें कि इसको हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आपका काम है। आप बोलोगे ग्रेफाइट नहीं है। कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट। यह केवल कार्बन परमाणुओं से बना होता है, इसलिए यह एक शुद्ध रूप होता है। कांच, सिलिका, सोडा और चूने जैसे विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये मिश्रण है। पीतल क्या है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु या मिश्रण है। इस्पात क्या है? तो आप कहेंगे मुख्य रूप से लोहे और कार्बन का मिश्रण, तो इसलिए ये भी मिश्रण है, लेकिन ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तीन, समुद्री जल, मृदा, वायु।
पकड़ो कौन सा नहीं होगा, पकड़ लीजिएगा तो कौन सा नहीं होगा, आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे टिन, क्या टिन। समुद्री जल यहाँ पर है, अभी पानी, नमक, खनिजों का मिश्रण इसमें होता है। मृदा में आपके खनिज, कार्बनिक पदार्थ, हवा और पानी का मिश्रण। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन टिन नहीं होता है। क्या बोलोगे, टिन एक शुद्ध तत्व है, ना कि मिश्रण है। क्या है, शुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व है। इंपॉर्टेंट चीज है, पकड़ लीजिएगा, क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आते हैं, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा, हाँ अभी और भी क्वेश्चन है, स्लाइड और भी है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। लेकिन ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 1 घंटे की लगभग क्लास होने जा रही है, तो आपका ये क्लास आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आगे सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, हमने आपको 120 क्वेश्चन दे दिए हैं, इसकी टेंशन न लेना। इनमें से कौन, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, वायु, जल, पारा, नमक, बताएं। क्या, वायु, वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, ठीक है ना। वायु एक मिश्रण है, तत्व या यौगिक नहीं है। जल आपका एक यौगिक है, पारा एक आपका तत्व है, नमक आपका एक यौगिक है, ठीक है ना। लेकिन वायु आपका न तत्व है ना यौगिक है, न तत्व है ना यौगिक। अच्छा चलो ये साइंस वाले क्वेश्चन ये वाले खत्म कर देते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु, वायु है एक मिश्रण, यौगिक, तत्व, विलयन। स्टेनलेस, इसका आगे आपके स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक, क्या है वायु, वायु क्या है आपकी, तो वायु पूछा गया है, तो क्या बताएंगे क्वेश्चन आपका, तो आप कहेंगे मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। वायु मुख्य रूप से क्या है, मिश्रण है ना, विभिन्न गैसों का गैसीय मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, आगे, वायु निम्नलिखित में से क्या है, वायु निम्नलिखित में से क्या है, तो वायु आपका क्या होगा, आप कहेंगे मिश्रण होगा, क्या होगा, मिश्रण होगा, मिश्रण होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे आते हैं, बारूद होता है तत्व यौगिक मिश्रण, बारूद होता है तत्व यौगिक मिश्रण या तरल, तो क्या बोलोगे, बारूद एक मिश्रण है, क्या है, बारूद एक मिश्रण है, ना कि कोई तत्व है। या मुख्य रूप से 3 पदार्थों, सोरा या पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, सल्फर और कोयला या कार्बन का एक कहा गया मिश्रण होता है, ठीक है ना। बारूद, बारूद क्या है, एक मिश्रण है। आगे देखते हैं, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, कहा गया आशवन, आपके ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, ये सभी कौन सी प्रक्रिया जरूरी नहीं है, कौन सी प्रक्रिया जरूरी नहीं है, तो आप कहेंगे आशवन, आशवन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आशवन उपयोगी नहीं है। आशवन, इसका उपयोग मुख्य रूप से तरल पदार्थों को शुद्ध करने या उनके क्वथनांक में अंतर के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है, बाकी तीनों होंगी आपकी। आगे आते हैं, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन या आपके निस्वत या वर्णलेखन या आशवन, बताएंगे किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, तो सही उत्तर उत्तर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन से, किससे, ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, पकड़ो भाई, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। मिश्रण को एक कांच के बीकर में डालें, थोड़ा पानी डालें और कांच की छड़ से कुछ देर तक हिलाएं। सोडियम क्लोराइड पानी में पूरी तरह घुल जाएगा और रेत को वैसे ही छोड़ देगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है, समझिएगा। ये यूपीपीसीएस की क्लास ले रहे हो तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिएगा कि अगर हम अभी 70 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो 70 प्लस क्वेश्चन आपको उपलब्ध कर, मतलब स्क्रीन वाले 70 हो चुके हैं, उस तरह तो आपके 120 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर इन 120 वाले क्वेश्चनों को पकड़ ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में है। तो इस तरह आपको ये क्लास रोज की रोज
मैंने मिनिमम 50 क्वेश्चन बोला है कि मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन की क्लास देते रहेंगे, तो पकड़िए भाई, आपकी जिम्मेदारी, आप इसे कैसे पकड़ते हैं, ठीक है ना। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।